विलियम शेक्सपियर की कहानी द मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी रूपांतरण वेनिस का व्यापारी। साइलक वेनिस नगर का एक धनी व्यक्ति था। सूदखोरी उसका मुख्य कार्य था। वह लोगों से मनमाना ब्याज वसूलता था। इस धंधे में उससे बढ़कर जालिम और अन्यायी दूसरा कोई नहीं था। वह व्यक्ति की जरूरत देखकर ब्याज निर्धारित करता था। उसका वसूल था कि जितना ब्याज निर्धारित कर दिया उसमें फिर किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाती थी। इसी क्रूरतापूर्ण व्यवहार के कारण वह वेनिस नगर में बदनाम था। लोग पीठ पीछे तो उसकी बुराई करते ही थे, मुंह पर भी खरी खोटी सुनाने के पीछे नहीं हटते थे। साइलक यहूदी था, इसलिए भी वेनिसवासी उससे घृणा करते थे। लेकिन इतना कुछ होने पर भी साइलक लोगों की परवाह नहीं करता था। उसका कहना था कि वह किसी को घर से बुलाकर कर्ज नहीं देता। लोग स्वयं आकर उससे उधार लेते हैं और फिर जरूरतमंदों की सहायता करने तथा वक्त बेवक्त उसके काम आने के बदले कुछ ब्याज वसूलने में क्या बुराई है। वेनिस में एंटोनियो नाम का एक ईसाई व्यापारी रहता था। लोग उसका बड़ा सम्मान करते थे। ईसाई होने के कारण एंटोनियो को सूदखोरी से घृणा थी और वह उससे दूर ही रहता था। यही कारण था कि वह साइलक को इतना नापसंद करता था कि उसके मुंह पर ही उसे कठोर शब्द कह देता था। साइलक की तरह एंटोनियो भी लोगों को उधार दिया करता था, किंतु इसके बदले वह किसी से ब्याज नहीं लेता था। उसका यह कार्य केवल परोपकार और मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करने के लिए था। इसी कारण साइलक उससे ईर्ष्या करता था और उसे सबक सिखाने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा में था। एंटोनियो का बेसोनियो नाम का एक विश्वास मित्र था। एक बार वह एंटोनियो से मिलने आया। दोनों मित्र बहुत लंबे अंतराल के बाद मिल रहे थे। एंटोनियो ने उसे गले से लगा लिया और उसका भरपूर स्वागत किया। इसके बाद उसके आने का कारण पूछा। बेसोनियो दुखी स्वर में बोला, मित्र, वेनिस नगर से कुछ दूरी पर एक टापू है। वहाँ एक धनी व्यापारी रहता है। उसकी पार्सिया नामक एक बेटी है। मैं बचपन से ही उस व्यापारी को जानता हूँ। उसके घर पार्सिया से मेरी मुलाकात हुई और धीरे धीरे पार्सिया एवं मैं परस्पर प्रेम करने लगे। कुछ ही दिन पूर्व उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब हम दोनों विवाह करना चाहते हैं, लेकिन एक अड़चन है। कैसी अड़चन मित्र? मुझे ठीक प्रकार से बताओ, एंटोनियो ने उत्सुकता से पूछा। मित्र, मृत्यु से पूर्व व्यापारी ने अपनी सारी संपत्ति पार्सिया के नाम कर दी थी। अब पार्सिया ही उस संपत्ति की एकमात्र वारिस है। वह भारी संपत्ति की स्वामिनी है। उसके पास धन का भंडार है। उसकी तुलना में मैं एक फटे हाल और निर्धन व्यक्ति हूँ। ऐसी स्थिति में उसे पत्नी बनाने के बारे में सोचना भी मेरे लिए तारे तोड़ने के बराबर है। ऐसी स्थिति में लेकिन मैं उससे इतना प्रेम करता हूँ कि अलग जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यदि तुम कुछ धन उधार दे सको तो मैं सम्मानपूर्वक पार्सिया से विवाह कर सकता हूँ। बेसोनियो ने अपने दिल की बात बता दी। एंटोनियो उसका हाथ में हाथ लेते हुए बोला, मित्र, तुम सिर्फ इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। बताओ, तुम्हें कितने धन की आवश्यकता है? मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। कम से कम 3000 दुकात, बेसोनियो ने अटकते हुए कहा। 3000 दुकात? एंटोनियो गहरी सोच में पड़ गया। यह धनराशि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, परंतु इस समय उसके पास सिर्फ 500 दुकात थे। उसका सारा धन व्यापार में लगा हुआ था, लेकिन वह बेसोनियो की सहायता करना चाहता था। अतः उसने साइलक से धन उधार लेने का निश्चय कर लिया। वह उसी समय बेसोनियो को लेकर साइलक के पास पहुंचा।
साइलक की अनुभवी आंखें देखते ही पहचान गई कि एंटोनियो उसके पास किस काम से आया है। इस अवसर की उसे बरसों से प्रतीक्षा थी। उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। वह चेहरे पर कुटिल मुस्कान लाते हुए बोला, कहो एंटोनियो, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? साइलक, मुझे इसी समय 3,000 दुकैत की आवश्यकता है। साइलक हंसते हुए बोला, एंटोनियो, तुमने हमेशा मेरा विरोध किया है, बार बार लोगों के बीच मेरा अपमान किया है, मुझे अपशब्द कहे हैं, परंतु इस समय तुम मेरे पास सहायता के लिए आए हो, इसलिए मैं तुम्हें उधार अवश्य दूंगा। ब्याज से तुम्हें घृणा है, अतः मैं तुम्हें बिना ब्याज के उधार दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? यदि तुमने मेरा ऋण निर्धारित समय के अंदर नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग से 1.5 सेर मांस काट कर निकाल लूँगा। एंटोनियो आश्चर्यचकित रह गया। साइलक ने बड़ी विचित्र शर्त रखी थी, परंतु उसे विश्वास था कि माल से भरे उसके जहाज शीघ्र वेनिस पहुंच जाएंगे और वह 3 महीने से पूर्व ही सारा ऋण चुका देगा। अतः उसने शर्त स्वीकार कर ली। साइलक ने उसी समय शपथ पत्र तैयार करवाया, उस पर एंटोनियो के हस्ताक्षर करवाए और उसे 3,000 दुकैत दे दिए। एंटोनियो ने सारा धन बेसोनियो को सौंप दिया और मुस्कुराते हुए बोला, मित्र, तुम जल्दी से जाकर पार्सिया के साथ विवाह कर लो, अब तुम्हारे विवाह में कोई अड़चन नहीं आएगी। बेसोनियो सारे घटनाक्रम को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। बोला, मित्र, मैं तुम्हारे जीवन को दांव पर लगाकर विवाह नहीं कर सकता। एंटोनियो उसे समझाते हुए बोला, मेरी चिंता मत करो बेसोनियो, मेरे जहाज 3 महीने से पूर्व ही लौट आएंगे और मैं साइलक का सारा ऋण चुका दूंगा। तुम पार्सिया के साथ खुशी खुशी विवाह करो। इस प्रकार उसने समझा बुझाकर बेसोनियो को विदा किया। कुछ दिनों बाद बेसोनियो ने पार्सिया के साथ विवाह कर लिया। फिर दोनों एक दूसरे से प्रेम में खो गए और प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पार्सिया और बेसोनियो एकांत में बैठे प्रेम भरी बातें कर रहे थे। तभी एक सेवक वहां आया और बेसोनियो को एक पत्र थमा दिया। बेसोनियो ने उसे खोला। लिखा था, प्रिय मित्र बेसोनियो, तुम्हारे सुखद पलों में बाधा डालने के लिए मुझे क्षमा करना। पार्सिया से भी मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। मित्र, मैं तुम्हें एक दुखद समाचार देना चाहता हूँ। माल से भरे जिन जहाज के बल पर मैंने ऋण लिया था वे समुद्र में कहीं लापता हो गए। अब उसके लौटने या मिलने की उम्मीद नहीं है। साइलक को धन लौटाने की समय सीमा पास आ रही है। समय समाप्त होने तक यदि मैंने ऋण नहीं लौटाया तो मेरे साथ क्या होगा, इसके बारे में तुम भली भांति जानते हो। परंतु मित्र, दुनिया से विदा होने से पूर्व मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। यही मेरी आखिरी इच्छा है। बड़ी व्याकुलता से तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। संभव हो तो तुम जरूर आना। तुम्हारा मित्र एंटोनियो। पत्र पढ़ते ही बेसोनियो स्तब्ध रह गया। पत्र हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी यह दशा देखकर पार्सिया भयभीत हो गई। उसने पत्र उठाकर शीघ्रता से पढ़ डाला, परंतु उसे कुछ भी समझ न आया। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से बेसोनियो की ओर देखा। तब बेसोनियो ने उसे शुरू से लेकर अंत तक की सारी बात बताई और रोते हुए बोला, मेरे कारण एंटोनियो के प्राण संकट में पड़े हैं। आज उसे मेरी सहायता की आवश्यकता है। उसकी रक्षा के लिए मुझे इसी समय वेनिस जाना होगा। एंटोनियो की दरिया दिली के बारे में सुनकर पार्सिया की आंखों में भी आंसू छलक उठी। वो बेसोनियो से बोली, दुनिया में ऐसे व्यक्ति कम ही होते हैं जो मित्रता के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। आपको अपने मित्र की प्राण रक्षा अवश्य करनी चाहिए। ऐसे सच्चे मित्र जीवन की अमूल्य धरोहर है। आप इसी समय वेनिस के लिए रवाना हो जाएं। मैं उनकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। बेसोनियो उसी समय वेनिस की ओर चल पड़ा। पार्सिया जितनी सुंदर थी उतनी बुद्धिमान और सूझबूझ वाली युवती भी थी।
बेसोनियों के जाने के बाद वह अपनी नौकरानी को साथ लेकर घोड़े पर सवार होकर वेनिस की ओर चल दी। उस समय दोनों ने पुरुष वेश धारण कर रखा था। उधर वेनिस की कचहरी में साइलक और एंटोनियो उपस्थित थे। इस तरह का अनोखा मुकदमा न तो किसी ने पहले कभी सुना था और न ही देखा था, इसलिए मानो पूरा वेनिस नगर ही कचहरी में उमड़ पड़ा था। चारों ओर शोर शराबा और सनसनी फैली हुई थी। मुजरिम के कटघरे में एंटोनियो सिर झुकाए खड़ा था, जबकि साइलक एक हाथ में शपथ पत्र और दूसरे हाथ में चाकू लिए खूंखार निगाहों से उसे घूर रहा था। एंटोनियो के पास ही अपराध बोध से गड़ा बेसोनियो खड़ा था। अभी न्यायाधीश की प्रतीक्षा हो रही थी कि तभी कचहरी में दो सुंदर युवकों ने प्रवेश किया। उसमें से एक युवक ने एक पत्र निकालकर अदालत के एक अधिकारी को सौंप दिया। अधिकारी पत्र खोलकर पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था, माननीय अधिकारीगण, मुझे खेद है कि अस्वस्थता के कारण आज मैं कचहरी में उपस्थित नहीं हो सका। इसलिए अपने स्थान पर मैं एक होनहार युवक को न्यायाधीश के रूप में भेज रहा हूँ। यह युवक आयु में छोटा अवश्य है, लेकिन बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता में मेरे समान है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह इस अनोखे और विवादित मुकदमे का निर्णय बड़ी कुशलता के साथ करेगा। आशा है आप लोग इसे न्यायाधीश के रूप में स्वीकार करेंगे। हस्ताक्षर सत्र न्यायाधीश। उपस्थित सभी अधिकारियों ने युवक को उस मुकदमे का न्यायाधीश स्वीकार कर लिया। यह युवक कोई और नहीं, पार्सिया ही थी, जो अपनी दासी के साथ वहां आई थी। मुकदमे की कार्रवाई आरंभ हुई। पार्सिया ने शपथ पत्र पढ़ा और साइलक से बोली, इस शपथ पत्र के अनुसार एंटोनियो को 3 महीने के अंदर तुम्हारा ऋण चुकाना था, लेकिन वह इसमें असफल रहा। इसलिए तुम्हें शपथ पत्र की शर्तों के पालन का पूरा अधिकार है। न्यायाधीश की बात सुनकर साइलक की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। उसने टोपी उतारी और सिर झुकाते हुए बोला, आप मनुष्य के रूप में साक्षात धर्मराज हैं, जो इस मुकदमे का निर्णय करने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। अब आपने सही निर्णय लेकर अपनी न्यायप्रियता को सिद्ध किया है। तभी पार्सिया उसकी बात काटते हुए बोली, साइलक, एंटोनियो ऋण लौटाने में असफल रहा है, इसलिए शर्त के अनुसार तुम उसके शरीर के किसी भी भाग से 1.5 सेर मांस काट सकते हो। लेकिन क्या? साइलक ने खुशी से अनियंत्रित होते हुए पूछा। साइलक, दया सबसे बड़ा बढ़कर है। कानून भी दया के सामने नतमस्तक है। यदि तुम इंसानियत को मानते हो और दयालु हो तो एंटोनियो को क्षमा कर दो। इसके बदले तुम जितना चाहो उतना धन तुम्हें मिल सकता है। साइलक महीने से इस दिन की प्रतीक्षा में था। वह एंटोनियो से गिन गिन कर बदले लेना चाहता था, इसलिए गरजते हुए बोला, महोदय, मुझे धन नहीं, न्याय चाहिए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। उपस्थित लोग स्तब्ध थे। किसी ने भी साइलक के ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की थी। सब उसके प्रति घृणा और क्रोध से भर गए। ठीक है साइलक, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। तुम एंटोनियो के शरीर से 1.5 सेर मांस काट सकते हो। न्यायाधीश ने अपनी निर्णय सुना दिया। बेसोनियो दौड़कर एंटोनियो के गले से लग गया और रोते हुए बोला, मित्र, मेरे ही कारण आज तुम्हारी यह दुर्गति हो रही है। इसके लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकता। एंटोनियो उसे समझाते हुए बोला, नहीं मित्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सब भाग्य का खेल है और फिर तुम्हारे लिए प्राण देकर मुझे असीम खुशी मिलेगी। यह कहकर उसने बेसोनियो को गले से लगा लिया। दोनों मित्र का यह प्रेम देखकर सबकी आंखें छलक आई। मन में दुख और संवेदना का सागर उमड़ आया। इस दृश्य ने पत्थर दिल लोगों को भी पिघला दिया। इस बीच साइलक चाकू लेकर एंटोनियो की ओर बढ़ा। जैसे ही वह उस पर वार करने को हुआ, न्यायाधीश की कठोर आवाज़ गूंजी, सावधान साइलक, शपथ पत्र में सिर्फ मांस काटने का उल्लेख है, इसलिए ध्यान रखना, यदि मांस काटते समय एंटोनियो के शरीर से खून की एक बूंद भी गिरी तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। साइलक का हाथ जहाँ का तहाँ रुक गया। वह आंखें फाड़ फाड़ करके न्यायाधीश को देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो साइलक, अपना काम पूरा करो, पार्सिया ने कठोर स्वर में कहा। खून के
गिरते ही मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। यह बात सोचकर साइलक के पसीने छूटने लगे। उसने चाकू एक ओर फेंक दिया और गिड़ाते हुए बोला, मिलॉर्ड, मैं एंटोनियो को छोड़ता हूँ, इसके बदले मुझे मेरा धन लौटा दिया जाए। पार्सिया पुनः बोली, साइलक, मैंने तुम्हें एक अवसर दिया था, किंतु तुम्हें धन नहीं, एंटोनियो का मांस चाहिए था, इसलिए अब इस निर्णय को बदला नहीं जा सकता। चाकू उठाओ और बिना खून गिराए मांस काट लो। अगर तुमने अदालत का निर्णय मानने से इनकार किया तो तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। मुझ पर दया करें, रहम करें, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। साइलक गिड़गिड़ाते हुए घुटनों के बल बैठ गया। जो दया करना नहीं जानता, जिसके लिए इंसानियत का कोई मूल्य नहीं है, उसे दया की भीख कभी नहीं मिल सकती। परंतु अगर एंटोनियो चाहे तो तुम्हें क्षमा किया जा सकता है। साइलक ने एंटोनियो की ओर देखा और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। तब एंटोनियो बोला, मैं इसके सभी अपराध क्षमा कर सकता हूँ, परंतु इसकी संपत्ति जब्त करके इसकी बेटी को सौंप दी जाए, जिसे इसने घर से निकाल दिया है। यदि इसे यह शर्त स्वीकार हो तो इसे क्षमा कर दिया जाए। साइलक ने सिर झुकाकर सहमति दे दी। फिर एंटोनियो को मुक्त कर दिया गया। बेसेनियो ने प्रसन्नता से भरकर एंटोनियो को गले से लगा लिया, लेकिन अभी यह न्यायाधीश बनी पर्सिया को नहीं पहचान सकता था। वह उसके पास गया और 3000 दुकैत स्वीकार करने की प्रार्थना की, लेकिन पार्सिया ने धन के बदले बेसेनियो से उसकी अंगूठी मांग ली। वह अंगूठी पार्सिया ने उसे प्रेम स्वरूप दी थी, इसलिए उसे यह प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। परंतु मित्र की जान बचाने की खुशी में उसने वह अंगूठी उसे दे दी। इसके साथ पार्सिया नौकरानी के साथ अपने घर की ओर चल दी। कुछ दिनों बाद बेसेनियो और एंटोनियो भी टापू पहुँचे। वहाँ पार्सिया ने बेसेनियो से अंगूठी के बारे में पूछा। वह घबरा गया। तब पार्सिया ने मुस्कुराते हुए अंगूठी बेसेनियो के हाथ में रख दी। अंगूठी देखकर दोनों मित्र आश्चर्यचकित रह गए। तब पार्सिया ने उन्हें बताया कि किस प्रकार उसने पुरुष वेश बनकर मुकदमे की पैरवी की थी। तभी एंटोनियो के एक नौकर ने आकर खबर दी, मालिक, आपके सभी जहाज मिल गए हैं। इस प्रकार शुभ समाचारों से चारों ओर खुशियाँ बिखर गई। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।